दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को जीने के दौरान ही क्या भारत के मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है? यानी लोकतंत्र का मतलब भारत में अगर चुनाव को जीना है और चुनाव के जरिए अगर एक ही मैसेज इस देश में दिया जाता रहा है कि दरअसल चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कितना भी रईस हो, कितना भी गरीब हो, जब सबके वोट बराबर है तो यही तो लोकतंत्र है। लेकिन क्या वाकई लोकतंत्र यही है, या फिर चुनाव के वक्त राजनीति करते हुए तमाम राजनीतिक दल जिन मुद्दों को उठाते हैं और जिन मुद्दों को वह उठाना चाहते हैं वह उनके उन वोटरों से जुड़े होते हैं जो वोटर उन्हें वोट देते हैं। लेकिन झटके में अगर यह बात आने लगे कि इस देश के मुसलमानों से जुड़े मुद्दों का जिक्र कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी, अगर करेगी तो उसको नुकसान हो जाएगा। अगर इस बात का जिक्र होने लगे कि मुसलमानों से जुड़े मुद्दे जिसका जिक्र एक वक्त सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में किया गया था, वो एजुकेशन से जुड़ा मसला था, वह रोजगार से जुड़ा मसला था, वह कुपोषण से जुड़ा मसला था, वह उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ मसला था, लेकिन वो सारे मुद्दे इस दौर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना मैनिफेस्टो का हिस्सा बने, ना अलग अलग राज्य में उनकी जरूरतों का भी हिस्सा बन पाए, तो भी इस देश का मुसलमान लोकतंत्र को जी रहा है। वोट तो वो डालेगा और उसके वोट के जरिए यह निर्धारित होने लगे कि दरअसल अगर यह एकमुश्त वोट जिसके पक्ष में पड़ जाए या तो वो जीत जाएगा, या फिर अगर मुसलमान एकमुश्त एक साथ हो जाएगा तो इस मैसेज को अगर हिंदुओं के बीच में प्रभावित कर दिया जाए तो हिंदू एकजुट हो जाएंगे और जो मुसलमान के पक्ष में खड़े होते हैं वो चुनाव हार जाएंगे। यह एक ऐसा गणित है जो दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में आपको देखने सुनने को मिलेगा नहीं, लेकिन भारत का यह एक अनूठा सच है। 2016 में इन 5 राज्यों में जहां इस वक्त चुनाव हो रहे हैं वहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को अगर आप उठाकर देखना शुरू करें, या उससे पहले 2011 के जो चुनावी मैनिफेस्टो को उठाकर देखिए, अभी तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो इस बार के चुनाव को लेकर अभी आए नहीं हैं, कुछ राज्यों में आ गए हैं। आज ही तृणमूल कांग्रेस का मैनिफेस्टो आना था, पश्चिम बंगाल को लेकर वो नहीं आ पाया। लेकिन पुराने मैनिफेस्टो को जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको जानकर यह हैरत होगी कि उसमें लगभग 8 से 12% का हिस्सा अपने अपने राज्य के मुसलमानों को लेकर जिक्र किया गया, उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे उसका जिक्र किया गया। लेकिन लगातार 2014 के बाद से एक ऐसी परिस्थिति कैसे बनने लगी, क्योंकि उससे पहले 2016 से पहले की स्थिति में वह परसेंटेज जो था लगभग 16% तक था, वो घट के आया 8 से 12% के बीच में। और आज की तारीख में जब घट रहा है तो मुसलमान शब्द बोलना भी इस लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था में चुनाव को जीते हुए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुश्किल क्यों हो जाता है। देश की कैबिनेट मिनिस्टर मोदी सरकार के भीतर की कैबिनेट मिनिस्टर नंदीग्राम पहुंचकर खुले तौर पर अगर कह रहा है नंदीग्राम जय श्री राम जय श्री राम, देश के गृह मंत्री भी जय श्री राम का नारा लगाएं, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ नारे ही ना लगाएं बल्कि इस बात का जिक्र होने लगे कि आप जय श्री राम के नारे से घबराते डरते कौन हैं। सवाल यह है कि दरअसल वह मुद्दे कहां गए जो इस देश में इससे पहले हाशिए पर पड़े लोगों के जुड़े होते थे और उसको उठाया जाता था। अब उन मुद्दों का कहीं जिक्र नहीं है। निशाने पर सामने वाला या तो मुस्लिमों के साथ खड़ा है या मुस्लिमों का विरोध कर रहा है। यही एक ऐसी मोटी लकीर खिंच गई जिसमें बड़ी तादाद में इन राज्यों के मुसलमानों से जुड़े जो मुद्दे थे वो हाशिए पर चले गए। इससे पहले दलितों से जुड़े मुद्दे हाशिए पर चले जाते थे, उससे पहले देश में हिंदू समाज के वोट जब बढ़ जाते थे तो उसके भी जुड़े मुद्दे अलग अलग जातियों के आश्रय खेला जाता था। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हमें लगता है कि आज लोकतंत्र के इन पन्नों को खोलने की जरूरत है। लेकिन इन पन्नों को खोलने के साथ साथ थोड़ा सकारात्मक इस रूप में भी हो जाइए, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पहली बार इस देश में जब किसान आंदोलन अब शुरू हुआ है तो उसने मुजफ्फरनगर के जाट और मुस्लिमों को एक साथ खड़ा कर दिया है। केरल में ईसाई और मुस्लिम अगर एक साथ खड़ा हो जाए तो फिर वहां पर लगता है वामपंथियों को कि हम जीत गए, या कांग्रेस को लगता है कि हम जीत गए। एलडीएफ और यूडीएफ ही है, यानी बीजेपी को लगता है वो कहीं नहीं जीत सकती है केरल में। ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के भीतर में दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन देखा जाता है, यही बिहार में देखा जाता है, उसमें यादव भी जोड़ दिया जाता है। यह परिस्थिति अगर आप बंगाल में आएंगे तो वहां पर मुस्लिम और दलितों को लेकर अब नए सवाल खड़े हो रहे हैं। इनकी खामोशी ही इनका पॉलिटिकल हथियार है।
यानी इनसे जुड़े मुद्दों को कोई नहीं उठाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, कुल जनसंख्या लगभग 25 करोड़। इस 25 करोड़ में लगभग 6 करोड़ मुसलमान हैं, यानी 23% से ज्यादा पांचों राज्यों को अगर आप मिला रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में लगभग 3 करोड़ मुसलमानों की मौजूदगी है टोटल, इसमें वोटर का जिक्र नहीं है, यह कुल मिला के जनसंख्या के साथ है। असम में 1 करोड़ 36 लाख, केरल में 96 लाख 73 हजार, तमिलनाडु में 49 लाख 99,000 लगभग 50 लाख, और पुडुचेरी में लगभग 81 हजार। यह परसेंटेज बतलाता है कि एक बड़ी मजबूती के साथ इनकी मौजूदगी अपने अपने राज्यों में है और इस देश के दूसरे राज्यों की तुलना में यहां पर इनकी मौजूदगी ज्यादा है। लेकिन एक भी शब्द मैनिफेस्टो में नहीं होगा, एक भी आवाज नहीं नजर आएगी, कोई मस्जिद में जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, हर किसी का रास्ता मंदिर की दिशा में जा रहा होगा। यह लोकतंत्र को जीने की नई परिभाषा है क्या? और इस परिभाषा के भीतर जब हमने आपसे सच्चर कमेटी का जिक्र किया 2006 में, सच्चर कमेटी, उसके बाद 15 साल बीत गए। उस वक्त जो दलितों का जिक्र करते हुए मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र हो रहा था, उसमें जिस कुपोषण का जिक्र था, हेल्थ की सुविधा का जिक्र था, कमाई का जिक्र था, बेरोजगारी का जिक्र था, शिक्षा का जिक्र था, आपको जानकर हैरत होगी इन 15 बरस के भीतर में कमोवेश इस देश में अलग अलग समुदायों के भीतर में वही स्थिति आ गई है। यानी मुस्लिम की जो भी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां रही होगी, अगर वो और नीचे गई है तो दलितों की स्थिति भी और नाजुक हुई है। ओबीसी के भीतर भी सवाल है और गरीब ब्राह्मणों के भीतर भी वही सवाल है। आर्थिक स्थिति और विपन्नता की तरफ लेती चली जा रही है, लेकिन राजनीति रईस हो रही है, राजनीति के खर्चे बढ़ रहे हैं। और इन जगहों पर अगर आप वोट के हिसाब से भी देखना शुरू करें तो फिर इनको लेकर कोई आवाज वह पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं लगा पाती है जिसके पक्ष में ये वोट डालते हैं। एक बात, क्या इनको जैसे ही जिक्र ये मुसलमान शब्द करेंगे वैसे ही हिंदू वोट गायब हो जाएंगे? या जब हिंदू कहते रहेंगे तो क्या मुसलमान खामोशी से बोलेंगे कि ठीक है हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन मुस्लिम शब्द आप मत लेकर आइएगा, आप भी मंदिर जाइए, हमारी इजाजत है क्या? क्योंकि लोकसभा चुनाव एक बड़े मायने रखते हैं 2014 और 2019 का। अगर उसमें झांक कर देखिएगा तो बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं मिले मुस्लिमों के। 2% वोट, बंगाल का जिक्र हम सिर्फ आपसे कर रहे हैं अभी, बंगाल में 2% वोट 2014 में मिले बीजेपी को, तो 4% वोट 2019 में मिले। लेकिन वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी को 2014 में अगर लोकसभा के चुनाव में 70% वोट मिले तो वह लोकसभा चुनाव में बढ़कर 2019 में 70% हो गए। 40% 2014 में और 70% 2019 में मिल गए। यानी मुस्लिम एकजुट हो गए ममता को लेकर और पूरी तरह उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया बीजेपी को। अब आप दूसरे हिस्से में आइए, जैसे ही आप इसके आगे बढ़ते हैं दलितों को लेकर सवाल होगा। दलितों के 20% वोट 2014 में बीजेपी को मिले, जो कि 2019 में 61% हो गए, और ममता बनर्जी को 40% वोट मिले थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, और 27% घट गए वोट 2019 में। हम लोकसभा चुनाव का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। असम में भी उसने कोई चेहरा उस रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया है। यानी चेहरा जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी के ही चुनाव प्रचार और रैलियों को इस तरह से रखा गया है जिससे वही चेहरे और उनकी नीतियों के आसरे बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन की तरह नजर आए कि दरअसल चेहरा हमारा कोई नहीं है, हमारा चेहरा एक ही शख्स है। इसीलिए इन लोकसभा चुनावों का जिक्र करना जरूरी है। और उसके साथ साथ अलग अलग कास्ट कम्बिनेशन में भी बंगाल के भीतर जब आइएगा तो जैसे ओबीसी का जिक्र कीजिएगा। ओबीसी ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 21% 2014 में वोट दिए थे, 2019 में बढ़कर वो 65% हो गया। ओबीसी ने तृणमूल कांग्रेस को 43% वोट दिए थे, 2014 में वो घट गया 28% हो गया। देखिए लोकसभा चुनाव में 2019 में बीजेपी की रफ्तार हर क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर अपर कास्ट में भी आइएगा तो 24% वोट जो अपर कास्ट थी बंगाल की, उसने 2014 में बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन वो दुगने के तकरीबन दुगने से ज़्यादा 57% 2019 में हो गए। वही ममता बनर्जी का घट गया 43%। अपर कास्ट का वोट 2014 में था जो कि 2019 में घटकर 28%। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि पूरे बंगाल की राजनीतिक चुनाव के नैरेटिव्स बदल गए हैं।
नैरेटिव्स जो पुराने थे उसमें हर समुदाय विशेष का जिक्र होता था। किसानों का जिक्र होता था, मजदूरों का जिक्र होता था, दलितों का जिक्र होता था, मुसलमानों का जिक्र होता था, भद्र पुरुष का भी जिक्र होता था और वहां की आर्थिक सामाजिक स्थितियों का भी जिक्र होता था। लेकिन अब कोई जिक्र किसी रूप में कोई नहीं कर, हर कोई साइलेंट स्थिति में आकर खुद को खड़ा कर गया है। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति इस देश की सियासत के साथ खड़ी कर दी गई है जिसमें इस देश के भीतर में बीजेपी हिंदू पार्टी लगे और बाकी तमाम पार्टी मुस्लिम पार्टी लगे? एक बात। दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को मुस्लिम पार्टी ना कहलाने की स्थिति में आने के लिए जय श्री राम के नारे लगाना उसकी मजबूरी हो जाए। और तीसरी परिस्थिति, वह नेता गुलाम नबी आजाद का ही जिक्र कर लीजिए जो बीते दिनों नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस उनको कहीं घुमा नहीं रही थी। उन्होंने दर्द भी अपना जाहिर किया था कि मैं उत्तर प्रदेश जा सकता था, मैं यहां जा सकता था, मैं रैली कर सकता था। तो इसका मतलब है गुलाम नबी आजाद सरीखे नेता की भी कांग्रेस को जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि इस देश के पॉलिटिकल नैरेटिव्स में हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं, बल्कि मुस्लिम पार्टी और हिंदू पार्टी की जो लकीर खींचने लगी उसने एक ऐसी परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी जहां पर इस देश के भीतर में जो भी रिसर्च इससे पहले होता था, प्लानिंग कमीशन रिसर्च करती थी, सच्चर कमेटी मान लीजिए बैठी, या अलग अलग कमेटियां जो बनती हैं और रिपोर्ट्स देती है, उसके जरिए पॉलिटिकल पार्टी एक अध्ययन करते हैं कि अगर इन मुद्दों को उठाएंगे तो इन मुद्दों से जुड़ी हुई स्थितियों को उस समुदाय के साथ हम अपने सरोकार को रख पाएंगे। लेकिन फिर एक नई स्थिति देखिए, सीएए और एनआरसी लेकर आया गया, उसने असम में कमाल कर दिया। लेकिन इस चुनाव में यह मुद्दा ही नहीं है, उसका जिक्र वही पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कर रही है जिसने इस मुद्दे को उठाया और लेकर आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चुनाव लोकतंत्र है या अब चुनावी परिस्थिति के भीतर सवाल उठाना लोकतंत्र है? क्योंकि सीएए एनआरसी को लेकर दिल्ली में ही 101 दिन तक शाहीन बाग में कितनी बड़ी तादाद में बुजुर्ग बैठे रहे और 3 महिलाओं का जिक्र तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो गया जो वो वहां पर बैठी हुई थी। लेकिन देखिए वह खत्म होता है तो इस देश में दूसरा मुद्दा क्या निकल कर आता है? किसानों का मुद्दा, जो लगभग 110 दिन होने को आ गया, वह भी बैठे हुए हैं। तो सीए एनआरसी दरअसल मुस्लिमों को एक धमकी के तौर पर या उनको चुनौती देते हुए सवाल या फिर उनके अस्तित्व पर उठाते हुए सवाल थे। ये ऐसे सवाल थे जिससे लेकर उनमें हड़कंप मच गई कि हम अपना अब जन्म का सर्टिफिकेट और अपनी उन सर्टिफिकेट्स को कहां से जमा करें कि हमने कहां पढ़ा था, क्या किया था, या कल को कोई घोषणा ही कर देगा कि कोई अधिकारी आकर बोलेगा आप यहां के नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो उसे किस जगह पर जाकर रहना होगा? क्योंकि नई परिस्थिति में जैसे ही डेमोक्रेसी का जिक्र होता है वैसे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस का जिक्र होता है। लेकिन इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस को लेकर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस हो, या फिर गैर बीजेपी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र कर लीजिए, वो हर कोई कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन इस देश के भीतर में अब सत्ता के लिए काम करने लगे हैं। उसमें बार बार जिक्र सीबीआई का होता है, ईडी का होता है, आईडी, तमाम चीजों का जिक्र हो रहा था। होते होते अब तो इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र होने लगा और कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी उठने लगे हैं। इससे कहां इनकार है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही है और इलेक्शन कमीशन में ही जाकर टीएमसी इलेक्शन कमीशन को ही कह रही है कि आपने जिस तरीके से डीजीपी का ट्रांसफर कर दिया उसके बाद बीजेपी को लगने लगा कि अब कानून व्यवस्था वह चलाएगी, इसीलिए ममता बनर्जी को इस तरीके से उन पर निशाना साधा गया। खुले तौर पर सारी चीज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह शोर मच रहा है। तो सवाल है कि कल सीए एनआरसी को लेकर शाहीन बाग देश ने देखा, अभी किसानों को लेकर 110 दिनों से दिल्ली की सीमा और अब ये किसानों की आवाजाही नंदीग्राम और सिंगूर तक पहुंचने लगे हैं, वह भी देश देख रहा है। कल आने वाले वक्त में इस देश में निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की स्ट्राइक भी देखेंगे। ये वही बैंक कर्मी है जो कि इस देश के कॉरपोरेट को लोन देने से नहीं घबराते हैं या फिर एक इशारे पर लोन दे देते हैं, लेकिन किसानों से लोन की वसूली करने के लिए उनकी बकरी और गाय तक उठा कर ले जाते हैं, उनकी तस्वीरों को बैंक के बोर्ड पर चस्पा करने से नहीं कतराते हैं। यानी एक प्रोसेस है कि हर कोई धीरे धीरे क्राइसिस में आ रहा है। बैंक कर्मियों को समझ में नहीं आया किसान ऐसी क्राइसिस में आएगा, किसान को समझ में नहीं आया कि सीए एनआरसी का ऐसे क्राइसिस होगा। तो ये अगर साइकिल चल रही है तो धीरे धीरे हर किसी को अपने लपेटे में लेगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान
क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि जिस भी प्रदेश में जो भी नागरिक है उसकी जरूरतों से जुड़े सवाल राजनीति क्यों नहीं उठा रही है, वो घबराती क्यों है और डरती क्यों है? जब मुस्लिम नेता ही किसी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के अपने आप को हिस्सेदार ना मान पा रहे हों और उनको डर लग रहा हो कि इससे वोट खिसक जाएगा, तो इसके फिर 2-3 मतलब निकलेंगे। एक मतलब तो यह निकलेगा, क्या वाकई भारत का वोटर इतना एजुकेटिव है कि वह खिसक जाता है धर्म का नाम सुनकर ही? तो हमको लगता है एक बार फिर जिक्र पश्चिम बंगाल का इसलिए करना चाहिए क्योंकि सही मायने में पश्चिम बंगाल ने बांग्लादेश बनने से पहले की परिस्थिति में जरा पश्चिम बंगाल को देखिए आप, लगभग 50% की स्थिति में हिंदू मुसलमान था। उससे पहले जाइए, वहां की सामाजिक कुरीतियों को लेकर सारे इंटेलेक्चुअल्स ने वहीं पर आंदोलन शुरू किया। उससे और पहले चले जाइएगा तो जिस रेनेसां का जिक्र, जिस पुनः जागरण का जिक्र होता है, बंगाल ने उसे जिया है। यानी इंटेलेक्चुअल आधार पे राजा राम मोहन राय की उपस्थिति की मौजूदगी हो, या भंग आंदोलन के वक्त आंदोलनकारियों की सोच हो, या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय बंगाल का योगदान हो, या फिर जिस तरीके से भंग आंदोलन के बाद ब्रिटिशर्स को भी लगा कि अब कलकत्ता छोड़कर दिल्ली राजधानी बना लेनी चाहिए, उन परिस्थितियों को भी अगर आप समझे तो आपको बंगाल एक आइडियल स्टेट के तौर पर मिलेगा कि यह तो कम से कम अपने आप को नहीं भटका सकता है। यहां पर तो जिक्र हर तबके का होगा, हर वोटर का होगा, हर नागरिक का होगा, उसकी जरूरतों का होगा, लेकिन 2021 के चुनाव में नहीं हो रहा है। एक घबराहट है, मुसलमान शब्द नहीं कहना है, और मुसलमान भी अपने आप को मान चुका है कि उसकी खामोशी में ही उसकी राजनीति है, और उसकी खामोशी ही उसकी राजनीति में सबसे बड़ा हथियार है। यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें अगर आप खामोश हो जाते हैं तो खामोश आपकी लोकतांत्रिक स्थितियों को और तेवर और तीखा बना देती है? यह स्थिति तो इससे पहले इस देश में कभी नहीं थी, लेकिन अभी तो है। और इन परिस्थितियोयों के साथ हमें लगता है कि इस बात को जरा समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो छोटी छोटी परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक स्थितियों से जुड़ा हुआ है, जैसे जहां पर टेम्पो चलते हैं, ऑटो चलते हैं, ट्रक चलते हैं, रिक्शा चलते हैं, ठेला चलते हैं, उनके पीछे जहां लिखा रहता था जय काली, जय महाकाली, जय शारदा, जय माता दी, सारी चीज़ें हटाकर वहाँ पर पंच कर दिया गया जय श्री राम। उस जय श्री राम को लगाना, और भगवान ही के तो सारे नाम हैं, लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल हाव भाव जागने लगा है कि यह भी एक घबराहट हो रही है। इसका मतलब यह है कि आर्थिक तौर पर संघर्ष करते हुए भारत में एक बड़ा वोटर का तबका यह सोचने लगा है कि उसकी कमाई या तो इन चुनावों के जरिए हो जाए, या फिर यही वो कमाई है जो कि उनकी जिंदगी के भीतर का आखिरी सच है इस लोकतंत्र को जीने का। इसके अलावे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई डेवलपमेंट, इन बातों का जिक्र नहीं करना है। यह स्थिति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो सवाल तमिलनाडु में मुसलमानों को लेकर है, जो केरल में मुसलमानों को लेकर है, जो असम में मुसलमानों को लेकर है, छोटे और सीमांत किसान और मजदूरी से जुड़े हुए मुसलमानों का एक बड़ा तबका है। और झटके में जिन बातों का जिक्र होने लगा उसमें किसान शब्द भी गायब हो गया, और किसानों के भीतर भी छोटे और सीमांत किसान के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम मजदूर और किसानों का जिक्र भी होने लगा। और कहीं ना कहीं स्टेट के जरिए ये मैसेज जाने लगा कि किसान अगर विपन्न है और उसकी स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है तो उसका हक दूसरे धर्म का किसान छीन ले रहा है। ये मैसेज आ रहा है। एक तरफ तुष्टीकरण का जिक्र है और दूसरी तरफ बहुसंख्य तबके के साथ खड़ा होना है। यह परिस्थिति है क्या? यही स्थिति मजदूरों को लेकर है, यही किसानों को लेकर है, यही काश्तकारों को लेकर है, यही ठेला खींचने वालों को लेकर है, यही रिक्शा चालकों को लेकर है। तो आप क्या करेंगे? यानी प्रतिद्वंदिता जो है नागरिक और वोटर के भीतर उस राजनीतिक मैसेज के साथ जुड़ जाए, जो राजनीतिक मैसेज नए तरीके से प्रोपगेट करना शुरू करे कि डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पहले हमारी फिलॉसफी को आपको अपनाना होगा, तो ही चीज़ें डेवलप हो पाएंगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगी। क्योंकि फिलॉसफी का मतलब यह होता है कि जो समाज के भीतर में कोई भी घटना का जो असर हो, उस असर में अगर किसी नेता के घर सीबीआई वाला पहुंच जाता है, वो चाहे सीबीआई वाला भीतर चाय पीकर आ जाए, चाहे ईडी वाला पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद प्रोपगेट जो किया जाएगा वो किया जाएगा करप्ट है, भ्रष्ट है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन खुले तौर पर कोई पैसा बांट रहा है, किसी ने बॉन्ड्स खरीद लिए हैं, कोई कॉरपोरेट फंडिंग हो रही है खुल के, ये सारी परिस्थितियों को अगर जिया जा रहा है तो वो करप्ट नहीं है।
यानी इंस्टीट्यूशंस इस मैसेज को पॉलिटिकल वे में अगर कन्वे करने लगे, जो कि भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करने लगे, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब चुनाव है, और अगर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस अगर वर्क इस देश के भीतर में कर रहे हैं, तब यह सवाल तो है कि इस देश के भीतर में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने रहे हैं, वहां के हम जब आंकड़े आपको जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर लगभग 6 करोड़ मुसलमान हैं, तो उनके सवाल कोई मायने नहीं रखते हैं। और 23% मुसलमानों की हैसियत ओवरऑल इन 5 राज्यों में वाकई कोई मायने नहीं रखती है। अगर आप नंदीग्राम को भी देखें तो नंदीग्राम का विश्लेषण किस तरीके से हो रहा है? नंदीग्राम का विश्लेषण हो रहा है, लगभग 3.25 लाख 2,75,000 वोटर हैं, उनमें से लगभग 2.25 लाख हिंदू हैं और बाकी लगभग 65,000 के लगभग 65-70,000 जो है वो मुसलमान है। यही एनालिसिस हो रहा है। ये 65-70,000 अगर एक मुश्त एक साथ हो जाएंगे तो काउंटर में हिंदू फोर्सेस को एक साथ खड़ा होना होगा। यही मैसेज जा रहा है। इसके अलावे ये सवाल कतई नहीं है कि वहां की किसानों की स्थिति क्या है, मजदूरों की स्थिति क्या, नहीं है, ये सवाल नहीं है। वोटरों को अपने तौर पर कोई एजुकेट करेगा, क्योंकि सवाल जब यह निकल कर आने लगे कि ओवैसी हैदराबाद से चलकर जब पश्चिम बंगाल जाएंगे तो वह प्रभाव मुसलमानों पर डाल देंगे। फुरफुरा शरीफ इस बार राजनीतिक मैदान में आ चुके हैं वहाँ के, तो उनका दखल वहाँ के जो खास तौर से हुगली का इलाका है वहाँ पर बड़ा दखल है, तो वह भी कहीं ना कहीं प्रभाव डाल देंगे क्या? एक अजीबोगरीब स्थिति है। मुसलमान साइलेंट है, लेकिन मुसलमान का नेता अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हुए खुले तौर पर खेल रहा है, मुस्लिम शब्द बोलने वाले शख्स आपको 2 ही मिलेंगे पश्चिम बंगाल में, या तो फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए या फिर AIMIM यानी ओवैसी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चुप रहेगी। अब यहां पर आखिरी सवाल आता है कि इससे पहले क्या होता था। हमें लगता है कि 2011 में जब ममता बनर्जी निकल कर आई थी तो उन्होंने इमामों को वहां पर 2,500 रुपए मासिक भत्ता तय किया। बड़ा इस पे शोर मच गया। इस शोर मचने के साथ साथ उन्होंने झटके में कहा, अच्छा ऐसा है तो हम दुर्गा पूजा समिति को भी 37,000 दुर्गा पूजा समिति उन्होंने निर्धारित की, सबको 50-50 हजार रुपए अनुदान दे देंगे। कोरोना काल में भी पूजा समिति को जो 50% बिजली की रियायत दे दी गई। 8,000 से ज्यादा ग्रामीण ब्राह्मण पुजारी जो थे उनको 1,000 रुपए मासिक भत्ता और मुफ्त आवास देने का जिक्र कर दिया गया। यानी ध्यान दीजिए, लोकतंत्र की परिभाषा में हर नागरिक एक बराबर है, यह स्थिति नाजुक हो जाती है, यह कमज़ोर पड़ जाती है। और इस कमज़ोर परिस्थितियों में ना चुनाव आयोग ध्यान देगा, ना सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा, ना संसद ध्यान देगी, क्योंकि हर किसी को अपनी मौजूदगी का एहसास उस राजनीतिक सत्ता के जरिए ही कराना है जिस राजनीतिक सत्ता की उम्र जनता तय करती है 5 साल, लेकिन परिस्थितियां तय कर सकती है 50 साल। आप क्या करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।